हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका 6 चैप्टर है ज्योग्राफी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव पर्यावरण, अनयन क्रिया और उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। इन इन दो टॉपिकों के बारे में, ये दो चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि ये जो आपका अमेजन बेसिन है उसमें जीवन कैसा होता है। ये किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो अमेजन बेसिन के बारे में अगर हम जाने तो ये आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी बड़ी और लंबाई के हिसाब से ये दूसरी नदी है। जो आपका लंबाई के हिसाब से पहली नदी है वो आपका नील नदी है, और ये दूसरे नंबर की नदी है। ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है, इसलिए अगर हम देखें तो ये आपका भूमध्य रेखा है। और उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होती है इसके उत्तर और दक्षिण, ये उत्तर और दक्षिण ये आपका कर्क रेखा हो जाता है। कर्क रेखा उत्तर की तरफ, और दक्षिण का जो भाग होता है वो मकर रेखा कहलाती है। इन दोनों के बीच का जो भाग होता है वो आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र माना जाता है। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में आपका जो ये अमेजन बेसिन है वो स्थित है। अमेजन बेसिन नदी, अमेजन नदी जो है इसी प्रदेश से होकर बहती है, और यह पश्चिम में पर्वत से निकलकर पूरब में अंध महासागर में मिलती है। तो ये अमेजन बेसिन के ये दो क्षेत्र के जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो आपका अमेजन बेसिन है वहां पर लोगों का रहन सहन और किस तरह से लोग रहते थे, वहां पर कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती थी, उनके जीवन का कौन कौन से पशु पक्षी पाए जाते थे, इसके बारे में जानेंगे। और दूसरा, उष्ण प्रदेश में कौन सी नदी बहती है और उस जगह के लोगों के रहन सहन कैसी है, इसके बारे में जानेंगे। तो दूसरा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आपका है अमेजन नदी। यह नदी बेसिन ब्राजील के भाग में, पेरू के भाग में, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के कुछ भागों में भी अप्रवाहित होती है। सहायक नदी किसे कहते हैं? तो सहायक नदी जो होती है वो छोटी नदी होती है, और ये मुख्य नदी में मिल जाती है। सहायक नदी हमेशा क्या होती है? मुख्य नदी में मिलकर बहती है। मुख्य नदी जो होती है वे अपनी सहायक नदी के साथ मिलकर जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है वो क्या कहलाती है? उसे ही हम बेसिन कहते हैं, या जल संग्रहण के क्षेत्र कहलाता है। तो अमेजन बेसिन विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन मानी जाती है अमेजन बेसिन। अगला हम देखते हैं कि यहाँ की जो जलवायु है वो किस तरह की होती है अमेजन बेसिन की। तो वो आपका पूरे वर्ष गर्म और नम जलवायु रहती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में का भाग होता है। ये जो उत्तर और दक्षिण की तरफ हम देखते हैं, उत्तर और दक्षिण ये क्षेत्र में हमारा क्या है? ये अमेजन बेसिन बहती है। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं तो ये क्षेत्र हमारा कैसा होता है? उष्ण कटिबंधीय का क्षेत्र बहुत ही गर्म होता है, ये गर्म प्रदेश होता है। यहाँ की जलवायु गर्म होती है, और यहाँ क्या है? पूरे वर्ष नर्म पूरे वर्ष गर्म और नर्म दोनों तरह की जलवायु पाई जाती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। जो उष्ण कटिबंध का क्षेत्र होता है वहाँ वर्षा भी क्या होती है? प्रतिदिन होती है वर्षा। इस क्षेत्र का जो तापमान है वो ऊंचा होता है, और आर्द्रता अति ऊंचा होता है, ये दोनों ही काफी अधिक होती है। वर्षावन, तो इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा के कारण भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। हम जानते हैं कि जिस क्षेत्र में वर्षा अधिक होता है वहां पे वन की मात्रा अधिक पाई जाती है। वर्षा जहाँ अधिक होगा वहाँ क्या है? वनों की संख्या भी अधिक हो जाती है, वनों की संख्या
अधिक होती है। तो वर्षा के कारण यहाँ वनों की संख्या अधिक है। और किस तरह के वन है? जो ज्यादा कम दूरी में ज्यादा जो वन उग जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? डेंस, जो सघन वन होती है वो कहलाती है। पत्तियां तथा शाखाएं की सघनता के कारण छत्र सी छत सी बन जाती है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, कि ये किस महाद्वीप में वनों की संख्या ज्यादा होने के कारण पत्तियां और शाखाओं की सघनता से वहां छत्र जैसा बन जाता है। तो ये आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो आपका बेसिन नदी बहती है उस क्षेत्र की बात कही जाती है। तो वहां पे हम अमेजन नदी के वहां पे अमेजन नदी का हम एग्जाम्पल लेते हैं। इस सघनता के कारण सूर्य का जो प्रकाश होता है वो धरातल तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि वहां पे तो इतने सारे पौधे हैं, इतने सारे वृक्ष होते हैं कि उनके घने जाल के कारण सूर्य की रोशनी वहां के धरती तक नहीं पहुंच पाती है। इस क्षेत्र में परजीवी पौधे भी के भी रूप में अनार्डिड और ब्रोमीलाइड जो है वो पैदा होते हैं। ब्रोमीलाइड क्या है इसके बारे में हम देखें तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, ये इम्पोर्टेंट है आपके, बहुत बार ये पूछा जाता है कि ब्रोमीलाइड किसे कहते हैं। तो यह विशेष प्रकार का एक पौधा होता है, बहुत जगह ये जानवर कह के दे दिया जाता है, लेकिन ये क्या है? ब्रोमीलाइड जो है वो एक पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। यहाँ से जल वाष्पीकरण की मात्रा जो है बहुत कम होती है। ये ज्यादा से ज्यादा जल को अपने पत्तियों में संचित करके रखता है। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। जहाँ वर्षा होगा वहाँ जीव जंतु की भी संख्या क्या होगी? अधिक होगी। टुकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले पक्षी भी पाए जाते हैं। मांस खाने वाले पिरानिया, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन बेसिन में नदी में पाई जाती है। तो क्या क्या हम लोग देखे हैं कि यहाँ बहुत तरह की पक्षियां भी पाई जाती है। यहाँ पौधों की संख्या भी क्या है? वनों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। उसके बाद यहाँ जो है इस क्षेत्र में मत्स्य पालन भी किया जाता है। यहाँ पर मछलियों की बहुत सारी प्रजातियां इस अमेजन बेसिन नदी में पाई जाती है। यहाँ के लोगों का वर्षा वन के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ के लोगों का निवास कैसा होता है? वर्षा वन के लोगों का निवास, यहाँ लोग छोटे से क्षेत्र में वनों के कुछ वृक्षों को काटकर भोजन के लिए फसल उगाते हैं। इन लोग का क्या है कि जो बहुत छोटे से सघन से क्षेत्र में भी ये लोग फसल उगाते हैं, अपने लिए फसल उगाते हैं। फसल उगाने के लिए ये कौन सा पद्धति अपनाते हैं? तो कर्तन कृषि, कर्तन एवं दहन, दहन कृषि पद्धति। इसमें क्या होता है? इस पद्धति में क्या है कि लोग जमीन के बहुत सारे जिस ये टुकड़े पर इनको अगर खेती करनी है तो यहाँ पे क्या है, आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन में बहुत सारे वृक्षों की संख्या क्या है? बहुत अधिक है। तो ये वृक्ष, ये घने जो वन होते हैं इनको पहले ये लोग जलाते हैं, काट के इसको जला देते हैं। इसलिए कर्तन पहले काटा जाता है फिर उसका दहन किया जाता है। मीन्स जो भी पेड़ होते हैं उसको काट के उसको जलाया जाता है, जला के ये पूरे भूमि को खाली किया जाता है। और वो भूमि पे ये लोग क्या कहते हैं? फसल उगाते हैं, फसल उगाते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस ये लोग करते हैं। और ये जो इसका राख होता है वो आपके मिट्टी के लिए उर्वरकता का काम करता है, वो उसको वो उपजाऊ बनाता है, उपजाऊ बनाता है इसका राख जो होता है। तो इस तरह से देखिए, 2-3 साल इस जमीन का इस्तेमाल करने के बाद जब ये अनउपजाऊ हो जाती है इसकी तो ये लोग ये जमीन छोड़ के फिर दूसरे जगह पे जाते हैं, फिर वहां पर सेम प्रोसेस से वहां के जंगलों को साफ करते हैं, काटते हैं, फिर जला के उसको उस जगह को साफ करके फिर कृषि को वहां पे अपना फसल उगाते हैं। तो ये पद्धति ये लोग अपनाते थे। यहाँ का जो मुख्य फसल होता था वो क्या है? आपका टेपियोका या अनानास एवं शकरकंद, ये 3 तरह के फसल ये लोग उगाते थे। यहाँ का मुख्य आहार मेन्योक होता है।
ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट में ही नोट कर लीजिए। कर्तन दहन किसे किया जाता है, और यहाँ जो मुख्य आहार होता है उसको विनियोग कहा जाता है, जिसे कसावा भी कहते हैं। यह किस तरह की होती है, ये आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा किया जाता है। कसावा किस तरह की फसल है, जिसको जमीन के अंदर आलू की तरह पैदा किया जाता है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया था कि यहाँ के मुख्य आहार कौन सा है। आपका अमेजन बेसिन के लोग कौन से मुख्य आहार ग्रहण करते थे, तो यहाँ के लोग मेनियोक उनका मुख्य आहार था, जिसको कसाबा भी कहा जाता है। निवास स्थल अगर देखें तो वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करती है। यहाँ पे लकड़ियों की मात्रा क्यों अधिक है, क्योंकि यहाँ जंगल बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज्यादा है, वर्षा बहुत ज्यादा होता है, इस कारण यहाँ वनों की संख्या क्या है, अधिक है। वनों की संख्या अधिक होती है, अधिक है। इस कारण यहाँ पे लकड़ी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। इस क्षेत्र के कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। मलोका किसे कहा जाता है, तो ये क्या है, घरों की एक प्रकार होता है, जिसकी जो छत होती है वो तीव्र ढाल वाली होती है। यहाँ के लोग कैसे घरों में रहते हैं, तो मलोका नामक घरों में रहते हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है, दो तीन नाम जो है वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। एक तो आपका मेनियोक किसे कहते हैं, दूसरा आपका मलोका किसे कहा जाता है, तो मलोका एक घर का प्रकार है। अगला हम लोग देखते हैं क्या, कि अमेजन नदी में आधुनिकता का प्रभाव देखने को मिलता है। तो पहले क्या था कि इस जंगलों में जो अमेजन बेसिन जो था आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इतना ज्यादा घना था क्योंकि यहाँ पेड़ों की संख्या ज्यादा थी, तो वहां तक लोगों का पहुंचना भी काफी मुश्किल होता था। लेकिन 1970 में क्या हुआ कि ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से क्या हुआ, वर्षा वन के सभी भागों तक लोगों का पहुंचना आसान हो गया। तो इस तरह से ये कैसे आसान हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो वन थे उसको काट के रास्ता बनाया गया था। तो एक तरह से तो सुविधा हुआ कि आप उसके हर भाग में पहुंच सकते हैं। लेकिन वहां जो पेड़ पौधे थे वो काफी संख्या में काट दिए गए थे। हवाई जहाज हेलीकॉप्टर का भी उपयोग होने लगा था। विकास की गतिविधियों के कारण जैव विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे क्या हो गया, नष्ट होते चला गया। क्योंकि वहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे, बहुत सारे बहुत विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते थे, पशु पक्षी पाए जाते थे। लेकिन एक पेड़ कटने से क्या हुआ कि धीरे धीरे जैव विविधता वाले ये क्षेत्र धीरे धीरे नष्ट होते चला गया। अमेजन बेसिन को अमेजन बेसिन को क्या कहा जाता है, ये जंगल धरती के पर्यावरण संतुलन में बेहद अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे संख्या में आपके वन पाए जाते हैं। और वनों से क्या होता है कि आपके पर्यावरण में संतुलन बना रहता है, यहाँ की धरतियों में संतुलन बना रहता है, इसलिए इसे धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया था कि धरती के फेफड़ा किसे कहा जाता है, तो अमेजन बेसिन को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जंगल जंगल बहुत पर्याप्त मात्रा में है और ये पर्यावरण के संतुलन में सहायक होते हैं। अगला हम लोग देखेंगे कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन कैसा है। तो ये कौन सा क्षेत्र होता है, तो ये उपोष्ण क्षेत्र माना जाता है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। ये दो नदी और इनकी जो सहायक नदी मिलती है तो वही जाके गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। यह बेसिन कहाँ पे पाया जाता है, तो ये उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। ये उपोष्ण क्षेत्र ये आपका भूमध्य रेखा हो गया। इसके बाद आ जाता है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आता है, ये उत्तर और दक्षिण की ओर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, इसके बाद का जो पार्ट आता है ये दो, ये ऊपर नीचे, ये आपका उपोष्ण क्षेत्र कहलाता है। तो ये 10 डिग्री उत्तर की बात की जा रही है, 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य ये स्थित है। अगला देखिए कि यहाँ की जलवायु कैसी है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जलवायु
तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत तथा सुंदरबन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषता है। यहाँ सुंदरबन डेल्टा का भी निर्माण होता है, मैदानी भाग भी है, पर्वत का भी है और सुंदरबन का डेल्टा भी मौजूद है। ये सभी इनकी विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। चाप झील आप देखे थे कि जो विसर्ग होता है, जब नदियां खड़ी ढाल से गिरती है और तो एक मोड़दार रास्ते से होके गुजरती है, और ये गुजरने में क्या होती है, ये जो उनकी लहर होती है वो धीरे धीरे काफी बड़ा होते जाता है और ये कट के अलग हो जाता है और एक चाप झील का निर्माण करता है। तो मैदानी क्षेत्रों में बहुत सारे चाप झील उपलब्ध हैं, पाई जाती है। यहाँ की जो जलवायु होती है वो कैसी होती है, तो वो मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बसावट कैसी है, यहाँ के लोग किस तरह के स्थान पे रहते हैं, तो तीव्र ढाल वाले जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां पे लोगों का रहना प्रतिकूल होता है, वहां उनके अनुकूल व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए वे तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम संख्या में लोग रहते हैं। अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में लोगों की संख्या क्या होती है, बहुत कम होते हैं। मानव ज्यादातर इस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में रहते हैं, वो मैदानी क्षेत्र में सबसे उपयुक्त है उनके लिए रहना। तो इसलिए यहाँ का गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जो मैदानी क्षेत्र होती है वहां पे जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक होती है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो जनसंख्या घनत्व का मतलब अर्थ होता है कि एक वर्ग किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या, लोगों की कुल संख्या को ही कहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के लोग की मुख्य व्यवसाय क्या है, तो वो कृषि कार्य करते हैं। धान यहाँ की मुख्य फसलें होती हैं। अन्य फसलों की बात करें, अन्य फसलों में यहाँ मक्का, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना आदि उगाए जाते हैं। यहाँ के मैदान में सागवान, साग और पीपल जैसे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष भी पाए जाते हैं। मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के झुरमुट पाए जाते हैं और डेल्टा क्षेत्र में मैग्रोव टाइप के वन पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में सुंदरवन का डेल्टा निर्माण होता है। इसके बाद देखिए तो यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में वन्य जीव कौन कौन से पाए जाते हैं, तो यहाँ हाथी, बाघ, हिरन और बंदर आदि पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा जो होता है वो ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर ये भी पाई जाती है। जलीय जीव में देखें तो रोहू, कतला और हिमसार मछली की लोकप्रिय प्रजाति है। मीन्स इस क्षेत्र में मछली का भी पालन होता है, तो इस क्षेत्र के लोकप्रिय आहार क्या है, तो मछली और चावल। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवणीय क्षेत्र, ये जो पॉइंट है ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र के नदी में अलवणीय जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अर्थात अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। इसकी उपस्थिति क्या बताता है कि जल कितना शुद्ध है, जल की शुद्धता का इससे पता चलता है। वेलिनेरिया हाइड्रेला क्या है, ये ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। तो ये एक, यह चाप झील या मौन में उगने वाला एक स्थानीय खरपतवार होता है जो कि मछलियों का भोजन बनते हैं। एक खरपतवार टाइप से जो ये झील में उग जाते हैं ना, जो मछलियों का आहार होता है, उसको हम वेलिनेरिया या हाइड्रेला कहते हैं। सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था, तो नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया था। तो ये आपका जो 6 चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे